कैसेट श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि पता होगा कि ज्योग्राफी के साथ साथ आपका हिस्ट्री का क्लासेस जो है चल रहा था, और हम लोग हिस्ट्री के क्लास में बात कर रहे थे आपके क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है आपका भारत में राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर के हम लोग जो भी टॉपिक डिस्कशन है उस पर बात कर रहे थे, और जो टॉपिक हमारा चल रहा था आपको पता होगा टॉपिक था असहयोग आंदोलन के अलग अलग धाराएं, यानी कि असहयोग आंदोलन के अलग अलग फेजेस के बारे में हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो असहयोग आंदोलन है जब शहरी क्षेत्रों में गया तो उसका क्या प्रभाव हुआ, और बाकी तमाम सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि ये जो असहयोग आंदोलन है वो शहरी क्षेत्र से होते हुए कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में जाके पहुंचा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में उस आंदोलन का क्या प्रभाव था और उन तमाम सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। और फिर हम लोगों ने देखा कि ये जब आंदोलन जनजातीय क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में जब गया तो वहाँ पे उस आंदोलन का क्या प्रभाव था, इसके बारे में हम लोगों ने फुल टू फुल जानकारी लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते अब हम लोग देखेंगे ये जो आंदोलन है ये बगानी क्षेत्रों में जाता है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर जिस तरह हम लोगों ने देखा कि फलना जैसे शहरों में इसका तरीका ये था, ग्रामीण क्षेत्रों में ये था, पहाड़ी क्षेत्रों में ये था, तो बगानी क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन का क्या मतलब था। चूंकि असहयोग का क्या मतलब था कि हम लोग क्या करेंगे कि बहिष्कार करेंगे, यानी कि जो भी सरकारी वस्तु है या ऐसी चीज़ें जो सरकार से जुड़ी हो यानी कि ब्रिटिश कंपनी से जुड़ी हो उसका हम लोग क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो अब सवाल रहा कि बगानी क्षेत्रों में इसका क्या मतलब था, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी अपनी समझ थी। इस तरह असम के बगानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब क्या था, आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा है कि आज़ादी का मतलब 4 दीवारी की आज़ादी से था। तो मैंने क्या बोला कि जो गांधी जी के द्वारा जो स्वराज के लिए जो असहयोग आंदोलन चलाया गया उसका लोगों और मजदूरों के लिए, यानी कि जितने तरह के लोग उतने तरह उसकी समझ, उसी तरह जो असम के जो बगानी मजदूर हैं उनके लिए आज़ादी का क्या था, कुछ अलग मतलब था। तो अब यहाँ पे मतलब क्या था, तो पूछा जाएगा कि असम के बगानी मजदूरों के लिए आज़ादी का क्या मतलब था। तो आप क्या बोलोगे, 4 दीवारी की आज़ादी। क्या है 4 दीवारी की आज़ादी। अब आपका सवाल है सर कि ये 4 दीवारी की आज़ादी है क्या, तो हम लोग इस पे बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कारण पे बारे में कि आखिर क्या कारण है कि असम के लोग इस तरह की आज़ादी चाहते थे। असहयोग का मतलब ये लोग 4 दीवारी की आज़ादी चाहते थे, ऐसा क्या मतलब है। तो आप देख सकते हो असम के बगानी मजदूरों को बगान के 4 दीवारी पर बंद करके रखा जाता था, यानी कि जो बगान होते हैं, यानी कि जो चाय के बगान है या जो भी कॉफ़ी के बगान है, तो चाय और कॉफ़ी के बगान को आपको पता होगा कि बाढ़ के द्वारा यानी कि घेराबंद कर दिया जाता था दीवारों के द्वारा। तो जो मजदूर हुआ करते थे वो इसी घेरे के अंदर रहना है, खाना है और काम करना है। तो इससे ये लोग क्या चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। तो अब मैंने क्या लिखा कि आज़ादी का इनका क्या मतलब था। ये लोग आज़ादी को 2 तरीके से मानते थे कि जो स्वराज हमें मिलेगा, इसके स्वराज की 2 व्याख्या करते थे। पहला, वो चाहते थे कि जब चाहे हम इस 4 दीवारी से जा सके और साथ में क्या कर सके, आ सके। पहला इसका मोटिव था। दूसरा क्या था कि बगानों के मजदूर अपने गांव के लोगों से संपर्क रख सके। तो चूंकि ये कानून बनाया गया था कि जो भी बगान में काम करने वाले मजदूर हैं वो इस 4 दीवारी से बाहर ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर ऐसी चीज़ें हैं तो जब वो नहीं इस दीवार से बाहर जा सकता है, नहीं आ सकता है, तो साथ ही साथ वो मजदूर क्या कर सकता था कि अपने गांव घर के जो भी दोस्त हैं या जो भी उनके परिवार के लोग हैं उनसे वो संपर्क नहीं रख सकता था। ऐसा कानून व्यवस्था था। तो उनको लगता था कि ये जो 2 चीज़ें हैं, एक तो ये 4 दीवारी से आज़ादी और दूसरी क्या हो सके कि हमें क्या कर दे कि हमारे गांव के जो लोग हैं और हमारे गांव से संपर्क रखने को दिया जाए, इनका ये आज़ादी का मतलब था। तो अब सवाल रहा कि कुछ तो कानून व्यवस्था होगा। तो मैंने पहले बोला था कि कानून व्यवस्था क्या था, तो बात करेंगे बगानी कानून व्यवस्था के बारे में। तो 1859 के इंग्लैंड के इमिग्रेशन एक्ट, गौर कीजिएगा, पूछेगा इंग्लैंड का इमिग्रेशन एक्ट कब आया था, तो आप क्या बोलोगे 1859। तो 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में, यहाँ पे कम के जगह क्या हो जाएगा, काम,
तो बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। यानी कि वो बिना पूछे बागान से बाहर नहीं जा सकता था सबसे पहला। तथा बागान के मालिकों को बागान मालिकों से बाहर जाने की जो इजाज़त है वो विरल ही मिलती थी। यानी कि हो सके उनका मन हो तो देगा, लेकिन नहीं देगा। तो 99% ये चांस होता था कि आपको बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, केवल 1% चांस होता था जिसमें आपको बाहर भेज सकता था। तो ये जो इंग्लैंड का जो इमिग्रेशन एक्ट आया, तो इसी का ये लोग क्या करना चाहते थे, विरोध करना चाहते थे। तो अब सवाल रहा कि सर जब इन क्षेत्रों में हमारा असहयोग आंदोलन फैला तो उस आंदोलन का क्या प्रभाव था। तो पूछा जाएगा कि बताइए बागानी क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव था। तो देखो क्या है कि मैंने क्या बोला कि इनको क्या चाहिए था, अपने अधिकारों के लिए इन्होंने आंदोलन किया। अभी अधिकार क्या था, तो इन्होंने क्या किया, मजदूरों ने अपने मालिकों की अवहेलना करना शुरू कर दिया। सबसे पहला कि हम लोग मालिक का बात नहीं मानेंगे। दूसरा इन्होंने क्या किया, बागान छोड़ दिए तथा अपने घर को चले गए। और बहुत सारे जो मजदूर वो क्या करने लगे, बागान को छोड़ा और वो लोग क्या करने लगे, घर की तरफ अपना रास्ता देख लिए। साथ ही साथ क्या हुआ, साथ ही मजदूरों को लग रहा था कि गांधी राज आ रहा है, इसीलिए अब हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी। और उनके मन में ये भी था कि जो ऐसे मजदूर जिनके पास भूमि नहीं था, जो लोग खेती करने वाला काम करते थे, तो उनको लग रहा था कि अब जब गांधी राज आ जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें अपनी जमीन मिल जाएगी। तो इसके भी चलते बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, इस आंदोलन में भाग ले रहे थे। साथ ही साथ क्या हो रहा था, लेकिन इसका कुछ अलग परिणाम हुआ। परिणाम क्या हुआ, लेकिन मजदूर अपने गांव तक पहुंच ही नहीं सके। तब सवाल होगा क्यों। देखो आंदोलन का कारण है कि ये पहुंच ही नहीं पाया। इसका कारण क्या है कि हड़ताल के कारण रेलवे और स्टीमर बंद पड़े थे, जिसके कारण वे रास्ते में ही क्या रह गए, फंसे रह गए। चूंकि असहयोग आंदोलन में देखा था कि चरणबद्ध तरीके से बहिष्कार किया जाएगा, जिसमें रेलवे स्टेशन और बाकी जो भी कर्मचारी हैं उन लोगों ने त्याग दिया था कि नहीं अपने कामों से। तो जब यातायात ठप पड़ गया तो भाई लोग जो है वो जहाँ के तहाँ क्या हुआ, फंसे रह गया। तो जब लोग फंसे रह गए तो बागान मालिक, और ये जो हम लोगों ने देखा था कि जो 1859 में इमिग्रेशन एक्ट लगा था, उसके जो भी तहत जो भी कानून है उनका कुछ ना कुछ तो काम किया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, जिसके बाद पुलिस ने, यहाँ पे क्या होगा, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी क्या करी गई, खूब पिटाई गई। तो उनके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, केवल बागान में फिर से लौटने का। तो ये पूरा का पूरा प्रभाव था बागानों में। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले बागान के जो लोग हैं उनका मानना था कि हमें चार दीवारी से आज़ादी मिलनी चाहिए। साथ ही ये जो सबसे बड़ा जो ये आंदोलन हुआ था, बागानी आंदोलन, ये असम के बागानी मजदूरों का हुआ था। और वे चाहते थे कि हमें सबसे पहले क्या करें कि हमें यहाँ से आज़ादी दे और हम अपने लोगों से संपर्क साध सकते हैं। और ये जो बागानी व्यवस्था था वो कब लागू हुआ था, तो 1859 में जो इंग्लैंड का जो इमिग्रेशन एक्ट लागू हुआ था उसमें कहा गया था कि हम किसी भी मजदूर को छूट नहीं देंगे, और छूट मिलेगा तो सोच समझ के देंगे, यानी कि ना के बराबर उनको छूट मिलता था। तो जब आंदोलन इन क्षेत्रों में फैला तो पहला असर क्या हुआ कि बागान में काम करने वाले मजदूरों ने अपने मालिकों का अवहेलना करना शुरू कर दिया। लोगों ने काम छोड़ा और घर को जाना शुरू कर दिया। और यहाँ तक क्या हुआ कि लोगों को लग रहा था कि जब गांधी राज आएगा तो हर एक व्यक्ति को क्या मिलेगा, उसका जमीन मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, उनको तो घर जाना था। चूंकि बहिष्कार आंदोलन चल रहा था एक प्रकार से, तो लोग क्या करने लगे, जो स्टीमर और रेलवे का जो यातायात है जब ठप पड़ गया तो लोग फंसे रह गए, जिसके कारण बाद में उनकी पिटाई करी गई और उनको फिर से बागानी क्षेत्रों में आना पड़ा। तो ये तो बात था बागानी क्षेत्रों में। अब इसके बाद क्या होता है कि ये आंदोलन दूसरी ओर झुक जाती है। और ये झुकती किधर है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर क्या होता है, ये आंदोलन जो झुक जाती है। तो अब यहाँ से हम लोग टॉपिक एक पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। तो अब सवाल रहा कि सर क्या ये जो असहयोग आंदोलन था बागानी क्षेत्रों के बाद, ये आंदोलन कितना कारगर हुआ, क्या ये आंदोलन खत्म हो गया या ये आंदोलन किस तरह से चला, इसके बारे में आप बताइए। बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि सर सविनय अवज्ञा आंदोलन को करने का क्या कारण था, इसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा बात करेंगे। तो हुआ क्या था कि जब बागानी क्षेत्रों में देखा गया और तमाम क्षेत्रों को देखा गया, उसके बाद एक ऐसी घटना आई जहाँ पे क्या हुआ, गांधी जी ने वो क्या बोला कि ये जो असहयोग आंदोलन है उसे वापस ले लो। तो क्वेश्चन आएगा कि महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लेने का घोषणा किया। तो एक घटना था जिसको चोरी चोरा घटना कांड बोलते हैं, या बहुत सारे लोग चोरी चोरा घटना कांड बोल देते हैं, चोरी चोरा कांड बोलते हैं।
तो जो चोरी चोरा घटना कांड हुआ कब हुआ था? 1922 में। तो ये जब घटना हुआ तो उसके बाद गांधी जी ने क्या बोला कि ये जो असहयोग आंदोलन तुम चला रहे हो उसको वापस ले लो। और इस असहयोग आंदोलन के वापस आने के बाद ही क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो अब सवाल रहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन तो शुरू होगा सर, लेकिन अभी आपने बोला कि जो चोरा चोरी घटना हुआ उसके बाद गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। तो आप ये बताइए कि चोरा चोरी जो नामक स्थान है वो कहाँ पे था? तो मैं अगर स्थान का बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश में है। और ये चोरा चोरी जो है एक चौराहा का नाम है, और वह चौराहा किस शहर में है? तो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर शहर है वहां पे स्थित है। तो घटना हम लोगों ने देखा 1922 में। सर घटना का कारण बताइए। तो हुआ क्या था? पुलिस और असहयोग आंदोलन के जो सत्याग्रही थे उनके साथ क्या हुआ? झगड़ा हुआ। और ये जो अहिंसक रूप से चलाया गया जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, इसे क्या कर ये जो आंदोलन होगा वो हिंसक रूप में बदल गया, जिसके कारण क्या होता है कि यह आंदोलन जो है वापस ले लिया जाता है। तो अगर आप 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से ये सारी चीजें लिख सकते हो, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछ दे तो आप क्या लिखोगे? इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देख सकते हो मैंने क्या लिखा कि 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित चोरी चौरा नामक बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस का पुलिस के साथ टकराव के बाद यह आंदोलन हिंसक रूप में क्या हो जाता है? बदल गया, जहां उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे कुछ पुलिस कर्मियों की क्या हो जाती? मौत हो गई। गांधी जी ने इस घटना के बारे में सुना तो गांधी जी ने इस आंदोलन को रोकने का आह्वान कर देता है। तो ये पूरी की पूरी घटना होता है कि कुछ पुलिस वालों के साथ मुठभेड़ होता है, पुलिस थाने को जला दिया जाता है, और इसके बाद चूंकि आंदोलन हिंसक रूप ले लेता है तो फिर आंदोलन को क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। तो अब सवाल है कि सर जब यह घटना हुआ, या मैं यूँ कहूँ कि जब असहयोग आंदोलन को रोका गया तो उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम हुआ होगा। हम लोग उस परिणाम के बारे में बात करेंगे। तो अगर पूछेगा कि चोरा चोरी घटना का क्या मुख्य परिणाम था, तो आप क्या बोलोगे कि गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का क्या किया? यहाँ पे फुसला नहीं होगा, क्या होगा? फैसला किया। क्या करता है? वापस लेने का फैसला किया, सबसे पहला चीज। दूसरा परिणाम क्या हुआ कि कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के आंदोलन से थक चुके थे, और इसलिए उन्होंने 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहा। चूंकि हम लोगों ने देखा था कि असहयोग आंदोलन में कुछ अस्वीकृति थी। जब हम लोगों ने देखा था असहयोग आंदोलन की स्वीकृति का क्या क्या कारण था, तो हम लोगों ने बोला था कि कुछ ऐसे लोग थे जो लोग नहीं चाह रहे थे कि हम लोग क्या करेंगे कि प्रांतीय दल को छोड़ेंगे, प्रांतीय राजनीति को छोड़ेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम लोग इस दल पे लगे रहेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी कानून व्यवस्था बनाया जाएगा उनमें कुछ उलटफेर कर सकते हैं। तो जब बहुत सारे नेताओं ने उसका त्याग किया, लेकिन जिसके लिए त्याग किया गया, जिस आंदोलन के लिए त्याग किया गया, जब वो आंदोलन को वापस ले लिया गया तो फिर वही सारे नेताओं ने क्या किया कि बोला कि नहीं अब भाई जब हम लोगों ने वापस लिया था इस आंदोलन के लिए, जब ये आंदोलन है ही नहीं तो हम लोग फिर से क्या करेंगे कि हम लोग जो भी गठित प्रांतीय परिषद का चुनाव है उसमें हम लोग भाग लेंगे। तो पूछेगा कि ये जो प्रांतीय परिषद का चुनाव ये किस एक्ट के तहत हुआ था? तो 1919 का क्या एक्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुआ था। आपको याद रखना ये कानून व्यवस्था है। अब आगे देखते हैं ये हुआ था। तो पहला क्या हुआ? असहयोग आंदोलन की वापस। दूसरा क्या हुआ? प्रांतीय गठित परिषदों में चुनाव फिर से होने लगा, और जो भी भारत के जो नेता वो लोग भाग लेना शुरू किया। अब इसी के देखा देखी क्या हुआ कि इसी के कारण क्या हुआ, ये जो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था, जिसके कारण जब असहयोग आंदोलन की जब जो गांधी जी ने वापस ले लिया फरवरी 1922 में, तो जो भी मंत्री परिषद उन्होंने बोला कि नहीं मुझे क्या करना है, मुझे फिर से चुनाव लड़ना है। तो जब चुनाव लड़ने की बात उन्होंने मान लिया तो उसके कारण सबसे पहले क्या हुआ कि भाई अब तो कारण तो कुछ होगा ना। तो मैंने पहले समझा दिया कि उनको लगता था कि उनको क्या लगता था कि प्रांतीय परिषदों में रहकर ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया जा सकता है तथा इन नीतियों में सुधार के लिए वकालत कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें फिर से, जब असहयोग आंदोलन का जब एक बहुत बड़ा मैं बोलूँगा एक मुद्दा जब भारत के पास आया, लेकिन जब असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया गया तो अब लोगों को लग रहा था कि जब ये आंदोलन वापस कर लिया गया तो अब हम लोग ऐसा क्या करें जिसके कारण फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अंग्रेजों को दबाव डाल सकते हैं और उनको चुप करा सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज बहुत क्रूर थे। तो उनको लग रहा था नेताओं को कि सबसे पहले हम लोग प्रांतीय दल में शामिल हो जाएंगे, और शामिल होंगे तो क्या होगा कि भाई हम क्या कर सकते हैं कि ब्रिटिश की जो नीति आएगा उसको विरोध कर सकते हैं, अथवा उन नीतियों को सुधार करने के लिए क्या कर सकते हैं, वकालत कर सकते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या किया गया कि 2 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो CR दास
और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया कि पारिषद राजनीति में, यानी कि जो भी प्रांतीय पारिषद की राजनीति में है उसमें लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर एक पार्टी बनाया, जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। क्या नाम था? स्वराज पार्टी। तो पूछेगा कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था, तो नहीं पूछेगा कब, तो कभी नहीं पूछा है। पूछा गया कि स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था, तो आप क्या बोलोगे? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। पूछा जाएगा कि किस पार्टी के अंदर था, तो कांग्रेस के पार्टी। यानी कि देखो कुछ लोग ऐसे थे जो असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद भी असहयोग में लगे थे, यानी कि गांधी जी के विचारों पे चल रहे थे। तो जो लोग गांधी जी के विचारों पे चल रहे थे उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने सोचा कि जब गांधी जी फिर से कोई आंदोलन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब तक गांधी जी नहीं बोलते हैं तब तक हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ये कांग्रेसों के कुछ लोगों का मत था। लेकिन सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू जैसे कुछ नेता जो ऐसे थे जो कांग्रेस के ही भीतर थे, उनका मानना था कि हम क्या कर लेंगे कि हम लोग इसी के अंदर एक नया पार्टी बनाते हैं जिसको नाम रखेंगे स्वराज पार्टी। और ये क्या करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत क्या करेगा कि भाई जो भी प्रांतीय परिषद का चुनाव होगा उसमें हिस्सा लेगा। ये सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू का था। उसी प्रकार क्या क्या गया कि जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो युवा नेता थे वो बोल रहे थे कि अब केवल हाथ जोड़ने से कुछ नहीं हो सकता, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उग्र जन आंदोलन शुरू करना होगा और हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब आधा अधूरा स्वराज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। उसके लिए भी क्या करने लगे लोग? दबाव बनाना शुरू करते हैं। तो पूछा जाएगा कि बताइए कि जब ये चोरा चोरी घटनाकांड हुआ और उसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत बहुत सारे प्रांतीय सदस्यों ने भाग ले लिया तो उसका क्या परिणाम हुआ? तो सबसे पहला परिणाम हम लोगों ने क्या देखा कि भाई उनको लग रहा था कि हम लोग विरोध करेंगे कानूनों का, ब्रिटिश कानूनों का, और उन नीतियों का सुधार करने के लिए वकालत करेंगे। और जो भी लोग ऐसे थे जिनको लग रहा था कि प्रांतीय परिषद में आ सकते हैं, तो ऐसे में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने क्या किया? कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन करता है। और जो भी जवाहरलाल नेहरू और जो भी सुभाष चंद्र बोस जो युवा नेता थे वो लोग बोल रहे थे अब हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, अब उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो अब देखो क्या होता है कि जब ये सारी चीजें होती है तो आंदोलन क्या होता है कि कुछ समय के बाद आंदोलन जो है वो एक अलग ही दिशा ले लेता है। यानी कि ऐसी घटना होती है कि अब लोग आंदोलन की ओर सोच नहीं रहे थे, बल्कि वो लोग चाहते थे कि जैसा चल रहा है उसको चलना चाहिए और जो भी कुछ हो रहा है उसको वास्तविकता में होनी चाहिए। यानी कि लोग अब आंदोलन नहीं चाह रहे थे, लेकिन अगर आंदोलन चाह रहे थे तो अहिंसक आंदोलन नहीं चाह रहे थे। इनका मानना था कि हमें चाहे मारकाट करनी पड़े, चाहे किसी का सर फोड़ना पड़े या किसी की जान लेनी पड़े, लेकिन आंदोलन ऐसा हो जिसमें काया पलट जाए। तो अब सवाल रहा कि ऐसी कब कुछ तो घटना हुआ होगा जिसके बाद पूरी राजनीति की रूपरेखा बदल गई। तो क्वेश्चन आता है माय डियर फ्रेंड कि किन तत्वों के कारण 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार क्या हुआ, फिर बदल गया। तो गौर कीजिएगा, ऐसा दो तत्व था जिसके कारण क्या हुआ कि जो भारत की जो रूपरेखा है पूरी तरह से बदल गया। और ये दो क्या था? पहला था विश्व आर्थिक महामंदी का असर भारत पे, और दूसरा क्या था? साइमन कमीशन का भारत आना। तो दो ऐसे तत्व भारत की राजनीति में शामिल हुआ जिसके बाद जो भारत की पूरी राजनीति जो चल रही थी उसमें काफी ज्यादा उलटफेर देखने के लिए मिला। तो आप सवाल है कि सर विश्व आर्थिक मंदी का भारत पे क्या असर पड़ा, क्वेश्चन आपका आता है। और ये कब से कब तक था, ये भी आपका क्वेश्चन पूछता है। तो गौर कीजिएगा, मैंने क्या बोला कि 1926 ईस्वी से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 ईस्वी के बाद तो ये जो पूरी की पूरी कीमतें पूरी की पूरी धराशायी हो गया। यानी कि जो लोग किसान थे वो लोग रास्ते पे आ गए, आप ये समझ लो। तो कृषि उत्पाद की मांग गिरी तो निर्यात क्या हो गया, कब हो गया? यानी कि जब मांग घट गया तो निर्यात घट गया। जब निर्यात घट गया यानी कि बाहर जाके हम बेच नहीं सकते थे, तो इससे क्या हुआ कि जिससे किसानों की अपनी उपज बेचने और लगान चुकाने में लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। और ये जो ज़्यादातर जो उथल पुथल है ये 1930 के दशक में ग्रामीण इलाकों में देखने के लिए मिला। तो ये आर्थिक महामंदी का असर था कि जो कृषि उत्पाद जब विश्व में आर्थिक महामंदी छाया तो अब इससे सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो गया कि भाई 1960 में जो कृषि उत्पादन हो रहा था भारत में, वो उत्पादन तो लगातार हो रहा था, लेकिन जब वस्तुओं का मांग ही घट गया तो प्रॉब्लम क्या होने लगा माय डियर फ्रेंड कि जब मांग घट गया तो उपज तो हो रहा है, जब हम लोग बेच ही नहीं पाएंगे तो लगान कैसे चुकाएंगे। तो इससे जो है भारी दिक्कत का लोगों को सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब हुआ
ग्रामीण इलाकों के लोगों को, क्योंकि लोग कृषि पे पूरा का पूरा निर्भर होते थे। बात क्लियर है? तो ये तो था भाई आर्थिक महामंदी का असर। लेकिन अब सवाल है कि सर साइमन कमीशन का भारत आना, इस पे बात करें तो साइमन कमीशन का भारत आना का जो टॉपिक है हम लोग लेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या चाहेंगे कि देखो इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो असहयोग आंदोलन से पूछा जाता है। तो असहयोग आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम लोग इसके बाद ले लेंगे, और फिर साइमन कमीशन का भारत आना, साइमन कमीशन को भारत में उसका विरोध किया हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुआ, इसका हम लोग एक टॉपिक में वीडियो लेंगे और पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।